नमस्कार दोस्तों, आज मैं पुनः पलक हिंदी एकेडमी में आप सबका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। और दोस्तों चलते हैं आज नए टॉपिक के साथ। और उस टॉपिक का दोस्तों नाम है, आज जो नया टॉपिक लेकर आया हूं मैं आप लोगों के लिए, उस टॉपिक का नाम है दोस्तों छंद। आज छंदों के बारे में चर्चा होगी। इसके पहले मैंने आप लोगों के लिए रसों के 7 वीडियो और अलंकारों के 9 वीडियो अपलोड कर चुका हूं दोस्तों। तो उनको यदि आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो अवश्य देख लें। और उसके बाद ये नए टॉपिक को देखते हैं। ये एक भी टॉपिक छोड़े ना, सभी टॉपिक एक क्रमशः आपको कॉपी में नोट करना है और पढ़ना है। तो जो छंद है दोस्तों, ये छंद हैं जो, इसमें कुछ ध्यान रखने योग्य बातें होती हैं। तो देखते हैं वो ध्यान रखने योग्य बातें कौन सी हैं। ध्यान रखने योग्य बातें कौन कौन सी हैं, उन बातों को दोस्तों देखते हैं। ध्यान रखने योग्य बातें कौन कौन सी हैं, ये ज़रूर आपको देखना है, क्योंकि छंदों में इन बातों को हमें बहुत ध्यान से रखना पड़ता है, तब कहते हम छंदों की शर्तों को पूरा कर पाते हैं। तो देखते हैं, जल्दी से जल्दी नोट कर लें दोस्तों। और जो पहली शर्त है देखते हैं कि जो संयुक्ताक्षर होते हैं, तो संयुक्ताक्षर के पूर्व का जो वर्ण होता है, पूर्व का वर्ण यदि दोस्तों लघु है, क्या है, लघु है, तो उसे गुरु मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? गुरु मान लेते हैं। ये तो पहली बात हो गई दोस्तों कि यदि संयुक्ताक्षर के पहले का वर्ण क्या है, यदि पूर्व का पहले का वर्ण यानी अक्षर यदि लघु यानी छोटा है, तो उसे गुरु यानी बड़ा मान लेते हैं। जैसे देखते हैं एग्जाम्पल में कि हमने लिख दिया जन्म, लिख दिया दोस्तों, क्या लिख दिया? जन्म लिख दिया। तो देखते हैं कि आधे ना के पहले का जो ये जा है छोटा है, लेकिन दोस्तों छोटा है, उसके बाद भी हम इसको बड़ा मान लेंगे। छोटा होते हुए भी वह क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं दूसरा नियम, देखते हैं फटाफट दूसरे नियम को। दूसरा नियम क्या कहता है? जल्दी से जल्दी पहले नियम को क्या कर लें? नोट कर लें। और देखते हैं दूसरा जो नियम है वो क्या कहता है। इसके बाद जो दूसरा नियम है दोस्तों, दूसरा नियम कह रहा है कि जो हलंत होती है, हलंत यानी कह दें कि ये हल की जो फाल का चिन्ह है, ये जो होता है, तो हलंत के पूर्व मतलब पहले का जो वर्ण होता है, पूर्व का जो वर्ण है, हलंत के पूर्व का वर्ण जो, उसे क्या कर लेते हैं? गुरु मान लेते हैं। गुरु मान लेते हैं, या फिर कह दें कि गुरु माना जाता है। हलंत के पूर्व का जो वर्ण है, देखते हैं कौन सा है। जैसे हमने लिख दिया स्वागतम, लिख दिया, क्या लिख दिया? स्वागतम। देखिए हलंत किस वर्ण में लगी हुई है, हलंत कौन से वर्ण पर लगी हुई है? तो माँ में लगी हुई है दोस्तों। तो माँ की पहले जो ता है, ये क्या हो जाएगा? गुरु हो जाएगा। और इसके पहले गा है छोटा, हुआ है बड़ा। इस तरह से ये आपकी दूसरी शर्त हो गई। जल्दी से जल्दी नोट कर लें और देखते हैं इसके बाद अगला जो नियम है, अगली जो शर्त है वो क्या है दोस्तों। तो अगली जो शर्त है, अगली शर्त यह है कि जो तीसरी शर्त है, तीसरी शर्त देखते हैं कि यदि शब्द के पूर्व यानी पहले का वर्ण
शब्द के पहले का वर्ण यदि शब्द के पहले का वर्ण यदि संयुक्ताक्षर है, क्या है, संयुक्ताक्षर है तो क्या करते हैं, संयुक्ताक्षर है तो उसकी गणना नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं, गणना नहीं करते हैं दोस्तों। देखते हैं कहाँ नहीं गणना होती है, तो हमने एग्जाम्पल में लिख दिया दोस्तों, हमने लिख दिया न्याय। क्या लिख दिया, न्याय लिख दिया। तो यहाँ देखते हैं जो ना है, ये ना की गणना नहीं होगी। इसके बाद जो भी वर्ण आपके हैं उनको हम गिनेंगे। अभी मैंने उदाहरण दिया था एक स्वागतम का उदाहरण दिया था, तो इसमें भी देखिए आधा अक्षर है संयुक्ताक्षर, इसको भी नहीं गिनेंगे। हलंत के पहले का गुरु मान लिया जाता है, यानी अब हम इसमें इस तरह से गिनेंगे। बात का भी छूट जाएगा क्योंकि हलंत लगी है, और आधा सा है, इसको भी छोड़ देंगे क्योंकि उस शब्द की पूर्व का संयुक्ताक्षर है उसकी गणना नहीं करते हैं। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, इसके बाद जो चौथा नियम है, चौथा नियम देखते हैं क्या है। चौथा नियम है आप लोगों के सामने कि यदि कह दें, यदि किसी वर्ण पर, यदि किसी वर्ण में अनुस्वार का मतलब ये बिंदी और विसर्ग मतलब ये दो बिंदी विसर्ग। यदि किसी वर्ण में दोस्तों अनुस्वार व विसर्ग लगा है तो वह गुरु वर्ण माना जाता है दोस्तों। यदि किसी वर्ण में, अक्षर में अनुस्वार का प्रयोग है या फिर विसर्ग का प्रयोग है तो फिर हम उसे क्या मान लेते हैं, गुरु मान लेते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना। एग्जाम्पल में मैंने आप लोगों के सामने लिखा, संसार लिख दिया। इस संसार में देखिए सा में अनुस्वार का प्रयोग हुआ है तो ये सा क्या हो जाएगा, ये सा बड़ा हो जाएगा। इस तरह से गिनेंगे। और यदि किसी में विसर्ग लगा हुआ है, विसर्ग मतलब हमने लिख दिया दुख लिख दिया, तो विसर्ग लगा है इसमें, तो इसमें देखिए दू, छोटा दू है, लेकिन उसके बाद भी इसमें विसर्ग लगा है तो हम इसको क्या मान लेंगे, गुरु मान लेंगे। और खा छोटा है। इस तरह से ये आपका चौथा नियम हुआ। जल्दी से जल्दी नोट कर लें और देखते हैं अगला पॉइंट, अगला बिंदु और अगली ध्यान रखने वाली बात। और जो अगली बात है दोस्तों वो देखते हैं कि जो चंद्र बिंदु है, अगला जो 5वां पॉइंट है, इसमें जो दोस्तों चंद्र बिंदु वाले वर्ण हैं, चंद्र बिंदु वाले वर्ण, चंद्र बिंदु वाले जो वर्ण हैं, चंद्र बिंदु वाले वर्ण यदि लघु हैं, क्या हैं, लघु हैं, तो वाले वर्ण यदि लघु हैं तो उसे लघु माना जाएगा, लघु माना। चंद्र बिंदु वाले वर्ण यदि लघु हैं तो उसे लघु माना जाता है, लघु माना जाता है। यानी कह दें कि जो चंद्र बिंदु वाले हैं यदि वह छोटा है और चांद बिंदी लगा हुआ है,
चांद बिंदी मतलब इस तरह से लगा हुआ है उसमें, तो हमें ये वर्ण के ऊपर देखना है कि वो छोटा है या बड़ा। तो यदि छोटा होगा तो एक मात्रा, बड़ा होगा तो एक मात्रा। जैसे हम देखते हैं एग्जाम्पल में कि हमने लिख दिया हास, क्या लिख दिया, हास लिख दिया। तो इसमें देखते हैं कि चंद बिंदु भी लगी हुई है लेकिन बड़ा है, तो बड़ा हा होने के कारण ये बड़ा गिना जाएगा। और दूसरा यदि हमने लिख दिया दोस्तों हंस लिख दिया, तो इसमें देखते हैं हा क्या है, छोटा है, तो छोटा ही रहेगा और सा भी छोटा है। मतलब सीधा सीधा कह दें कि ये जो चांद बिंदी है इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चांद बिंदु से कोई अंतर नहीं पड़ता है। जल्दी से जल्दी दोस्तों नोट कर लें और उसके बाद फिर चलते हैं हम छंदों पर। तो देखते हैं जो ये छंद हैं, अब हम छंद पे आते हैं। परिभाषा इसकी शर्त क्या है, तो जो छंद है दोस्तों इसका जो अर्थ है या बना कैसे है, तो ये छंद संस्कृत के कह दें चंद धातु से बना हुआ है, चंद धातु से बना है। किससे बना है, चंद धातु से बना है। किससे बना है, चंद धातु से बना हुआ है। अब जो इसकी शर्त है कह दें छंद का कह दें या फिर कह दें चंद धातु से बना है, तो फिर चंद का अर्थ क्या होता है। तो हम पहला पॉइंट बनाएंगे कि जो छंद है, छंद का शाब्दिक जो अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या है दोस्तों, वो है आह्लादित करना, आह्लादित करना। यानी छंद का शाब्दिक अर्थ है क्या है, आह्लादित करना। या फिर हम अपनी भाषा में कह सकते हैं कि क्या करना, आह्लादित करना, या फिर कह दें प्रसन्न करना, या फिर कह दें खुश करना होता है। क्या करना, खुश करना होता है। तो अपनी भाषा में आप लिख सकते हो खुश करना होता है। तो आह्लादित करना। मैं भी दोस्तों आप लोगों को आज आह्लादित करने आया हूँ, प्रसन्न करने आया हूँ, खुश करने आया हूँ। और चलते हैं जो छंद का अगला बिंदु है वो क्या है दोस्तों। तो छंद जो शब्द है, देखते हैं जो छंद है, छंद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था, ऋग्वेद में किया गया था। ऋग्वेद में किया गया था। कहाँ किया गया था, ऋग्वेद में किया गया था। ऋग्वेद में किया गया था। और इसके बाद फिर देखते हैं दूसरा कि जो छंद है, छंद शास्त्र के प्रथम जो प्रणेता हैं, छंद शास्त्र के जो प्रणेता हैं और प्रथम प्रणेता हैं दोस्तों, वो माना जाता है, किसको माना जाता है, आचार्य पिंगल को माना जाता है। किसको, आचार्य पिंगल को माना जाता है। आचार्य पिंगल हैं, छंद शास्त्र के प्रथम प्रणेता आचार्य पिंगल हैं। इसके बाद चलते हैं दोस्तों छंद की परिभाषा पर। तो ये जल्दी से जल्दी आप लोग नोट कर लें और उसके बाद देखते हैं परिभाषा क्या है छंद की। तो जल्दी से जल्दी दोस्तों जुड़ जाएं, दोस्तों को भी जोड़ लें। और जो भी दोस्त आप लोगों में से आज नया है इसमें, वो सबकी सब कह दें अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और उसके बाद फिर हमारे सारे वीडियो को देखना मत भूलें। तो देखते हैं परिभाषा है दोस्तों, जो छंद है, हेडिंग डाल लें, छंद की
परिभाषा, क्या डाल लें, छंद की परिभाषा डाल लें और देखते हैं ये परिभाषा क्या है। परिभाषा देखते हैं, जो रचना निश्चित रूप से जो रचना निश्चित रूप से यति गति चरण मात्रा या लिख सकते हैं वर्णक्रम, मात्रा मतलब वर्णक्रम, इसके बाद गण और लय या तुक आदि नियमों के अनुसार होती है, नियमों के अनुसार होती है उसे क्या कहते हैं, छंद कहते हैं। जल्दी से जल्दी दोस्तों नोट कर लें ये परिभाषा और देखते हैं। उसके बाद एक हेडिंग और है आपकी, और हेडिंग है, वो है क्या, छंद के अंग। क्या है दोस्तों, छंद के अंग, जो आपकी अगली हेडिंग बनती है। तो देखिए, जो रचना कहा गया है, जो रचना निश्चित रूप से दोस्तों, निश्चित रूप से यति गति चरण मात्रा या फिर वर्णक्रम कह दें, गण और लय, इन सबके नियमों के अनुसार बंधी होती है, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, छंद कहते हैं। मतलब इन सबके अपने अपने नियम हैं, यति गति चरण मात्रा वर्णक्रम गण और लय, इन सबके नियम हैं अपने अपने, और जो इनके नियम हैं और उन सारे नियमों से बंधी हुई रचना को दोस्तों क्या कहते हैं, छंद कहते हैं। तो जो ये नियम में लिखे हुए हैं, यति गति चरण मात्रा वर्णक्रम गण और लय, वही तो छंद के अंग हैं दोस्तों। तो जल्दी से जल्दी नोट कर लें छंद के अंगों के नाम। तो अंगों में कौन कौन आता है, यति आती है, गति आती है, चरण आते हैं, मात्रा आती है, गण आते हैं और कह दें तुक और लय या फिर कह दें तुक, ये सबकी सब इसकी अंगों में आ जाते हैं। तो ये सारे अंग हो गए आपके। तो अंगों को लिख लें और इसके बाद चलते हैं इनकी जो शर्तें हैं दोस्तों, यति गति चरण मात्रा गण और लय तुक, इन सब की शर्तें जो हैं, उन शर्तों को हम देखते हैं शर्तें क्या होती हैं। तो जल्दी से जल्दी नोट कर लें और देखते हैं कि अब अंग हैं उनकी शर्तें क्या हैं। तो जल्दी से जल्दी दोस्तों शेयर कर दें, लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। फ्री में किसी को वीडियो नहीं देखना है। यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग एक बार ज़रूर शेयर कर दें, लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं, पहली हेडिंग डालते हैं दोस्तों। अभी जाना नहीं, अभी तो आह्लादित करना बाकी है। अभी मैं आप लोगों को आह्लादित करूँगा। तो डालें यति। यति का शाब्दिक अर्थ है, यति का शाब्दिक अर्थ है दोस्तों, यति का शाब्दिक अर्थ है, यति का शाब्दिक अर्थ है विराम। क्या है, विराम या फिर कह दें चिन्ह दोस्तों। यति का शाब्दिक जो अर्थ है वो विराम या चिन्ह है। तो जब हम किसी रचना को पढ़ते हैं दोस्तों, तो हमें वहाँ पर दो प्रकार के चिन्ह मिलते हैं।
एक तो मिलता है हमें अल्प विराम मिलता है, अल्प विराम मिलता है, और एक हमें मिलता है पूर्ण विराम मिलता है, पूर्ण विराम मिलता है। तो ये चिन्ह जो होते हैं दोस्तों, ये चिन्ह हमें रुकने के लिए संकेत करते हैं, अल्प विराम और पूर्ण विराम। तो जो जैसा चिन्ह है उसके अनुसार हम क्या करते हैं, विश्राम करते हैं। तो यही तो यति कहलाती है। जहाँ भी ये चिन्ह हैं, यदि अल्प विराम है तो आपको थोड़ा सा रुकना है, लेकिन यदि पूर्ण विराम है तो आप खड़े हो जाएंगे, सांस ले लेंगे, सुता लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। लेकिन अल्प विराम में ऐसा होता है कि आपको रुकना, सांस लेना ठीक ले सकते हैं, लेकिन ये किसी को अनुभव ना हो पाए दोस्तों कि आप रुके हैं। तो चलिए दूसरी हेडिंग डालते हैं जल्दी से जल्दी। दूसरी हेडिंग है गति। गति जल्दी से डाल लें। गति का शाब्दिक अर्थ है दोस्तों, गति का शाब्दिक अर्थ है, गति का शाब्दिक अर्थ है प्रवाह। क्या है दोस्तों, प्रवाह है, या फिर कह दें बहाव। प्रवाह या बहाव। जब किसी रचना को हम क्या कहते हैं, पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, रचना को पढ़ते हैं, तो पढ़ते समय क्या होता है, पढ़ते समय एक प्रकार का क्या होता है, प्रवाह है। एक प्रकार का क्या होता है दोस्तों, प्रवाह होता है, प्रवाह होता है। उसे ही हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं। चलते हैं तो गति होती, बोलते हैं तो गति होती, और पढ़ते हैं तो भी गति होती है। लेकिन यहाँ पढ़ने की गति है, ध्यान दें दोस्तों। यहाँ जब हम पढ़ते हैं किसी रचना को, तो जो प्रवाह होता है, उसी प्रवाह को हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं। जल्दी से जल्दी नोट कर लें। और उसके बाद तीसरा जो है वो देखते हैं। तीसरा जो अंग है, तीसरा अंग क्या कहता है, उसे भी अपन देख लेते हैं। तो जो तीसरा अंग है वो है दोस्तों चरण का। चरण जल्दी से जल्दी दोस्तों नोट कर लें, हेडिंग डाल लें चरण। तो लिखें कि जो छंद है, छंद के चतुर्थ, छंद के जो चतुर्थ है, छंद के चतुर्थ भाग को क्या कहते हैं, चतुर्थ भाग को, चतुर्थ भाग को क्या कहते हैं, चरण कहते हैं। चरण, चरण कहते हैं। कौन सा भाग है दोस्तों, चतुर्थ भाग है। ये चौथा भाग क्या कहलाता है, चरण कहलाता है छंदों के। ये पहला पॉइंट होगा आपका। इसी में आपको एक और पॉइंट बनाना है, वो है आपका दूसरा, कि छंदों के 4 चरण होते हैं। 4 चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। अब यहाँ छंदों के 4 चरण होते हैं। जितने भी छंद हैं दोस्तों, उन सबके सब कितने 4 चरण वाले होते हैं। अब मैं सामने आप लोगों के बना रहा हूँ कि ये इस तरह से गणना की जाती है। इस तरह से एक छंद लिखा हुआ आपके सामने मिलेगा। तो ये देखिए यहाँ पर ये लगा हुआ है चिन्ह, अभी हमने इसको पढ़ा, ये यति कहलाती है। और इसके बाद ये यहाँ पूर्ण विराम लगा हुआ है। तो ये यहाँ तक यति जहाँ मिलती है वहाँ तक हम पहला चरण मानते हैं, उसके बाद हम दूसरा चरण मानते हैं, फिर ये तीसरा चरण होता है और ये चौथा चरण होता है। तो कितने चरण होते दोस्तों छंदों के, 4 चरण होते हैं। एक बात और ध्यान दे लें कि यदि कोई छंद, एक और बना लें इसी में, कि यदि कोई छंद, यदि कोई छंद 4
लाइनों में लिखा होता है, 4 लाइनों में लिखा होता है, लिखा होता है तो फिर उसकी गणना, उसकी जो गणना है वो दल में होती है, किस में होती है? दल में होती है दोस्तों। तो अब ये दल क्या आ गया दोस्तों? तो दल में क्या करते हैं कि ये दोनों चरणों को क्या करते हैं? मिला देते हैं एक साथ है। तो इन दोनों चरणों को एक साथ गिनते हैं तो फिर ये क्या कहलाएगा? ये दल कहलाएगा दोस्तों। इसको हम क्या कहेंगे? दल कहेंगे। तो ये बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी कि यदि कोई छंद या कोई रचना की 4 लाइन होती हैं तो उन 4 लाइनों में, क्योंकि यहाँ क्या लिखा? छंदों की 4 चरण होते हैं। कोई भी छंद हो यदि वह अकेला है तो उसके 4 चरण होंगे, लेकिन यदि वो 4 लाइनों में लिखा हुआ है तो कह दें एक लाइन उसका एक चरण माना जाता है दोस्तों। तो ये बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी और जल्दी से जल्दी नोट कर लें और फिर देखते हैं आगे क्या है। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही और उसके बाद अगली वीडियो में मैं अगली चर्चा लेकर आऊँगा आपके सामने। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी मेरे इस चैनल से जुड़ जाएं और आपका जो नया ब्लू प्रिंट है 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का, मैं उसी के अनुसार आप लोगों को पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। और आप ये वीडियो देखें, यदि अच्छा लगे दोस्तों तो उसको सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को भी भेजना है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। इसके बाद अगली क्लास में मिलेंगे दोस्तों।